बालों की सबसे आम समस्याएं कौन सी हैं? सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आते हैं हेयर फॉल। देखिए, हमारा जो बालों की जड़ होती है दैट इज वेरी सेंसिटिव टू एनी फॉर्म ऑफ क्या स्ट्रेस। थायराइड की प्रॉब्लम का संबंध हेयर फॉल से है? बिल्कुल, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड। अगर हम महिलाओं में बालों का पतला होना जिसे वो हेयर थिनिंग कहती हैं, अचानक नहीं होता, अचानक पेशेंट को नोटिस होता है। तो इसमें हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि 2-3 महीने पहले ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। बालों की झड़ने की प्रॉब्लम बढ़ गई है या असल में लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं? आजकल बहुत कॉमन है विच इज पीसीओडी, जिसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। टेक्निकल वर्ड है माइनॉक्सिडिल। इट इज अ वेरी गुड मॉलिक्यूल। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली इन फीमेल्स। क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए बालों को वॉश करने की? ऑल्टरनेट डे इज अ गुड ऑप्शन। पिगमेंटेशन की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं आमतौर पर? जो सबसे कॉमन, आई थिंक एवरी स्किन स्पेशलिस्ट वुड एग्री विद मी, इज मलाजमा, जिसको हम छाइयां कहते हैं। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम से पूरी तरह निजात पाई जा सकती है? इट इज ट्रीटेबल बट नॉट क्योरेबल। तो ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं? घरेलू नुस्खे नहीं यूज करने चाहिए। नमस्कार, मैं अजीत और लाया हूं आज मैं एक नया एपिसोड हमारी पॉडकास्ट की सीरीज का, जिसका नाम है क्लियर इट आउट, एन एजुकेशनल इनिशिएटिव बाय कैनिक्सा लाइफ साइंसेज। अपनी इस चर्चाओं की, इस पॉडकास्ट की यात्रा के दौरान आज मैं पहुंचा हूं पंजाब के फिरोजपुर शहर, और आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर पूजा मोंगा, जो कि फिरोजपुर शहर के एक जाने माने हेयर एंड स्किन एक्सपर्ट हैं। हमारे पास हैं कुछ ऐसे सवाल जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, आपके भी मन में हैं। आइए जानें डॉक्टर पूजा मोंगा से उन सवालों के जवाब और इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले करते हैं स्वागत डॉक्टर पूजा मोंगा का। मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय निकाला और आज इस चर्चा के लिए हमारे साथ हैं। आभार आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू कनेक्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। आई एम रियली थैंकफुल। आई होप कि इसकी थ्रू आई कैन लोगों को अवेयरनेस मिले हाउ टू टेक केयर ऑफ द हेयर एंड स्किन, विच इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो हम पंजाब में स्पेशली देखते हैं। जी मैम, हमारे पास दो महत्वपूर्ण विषय थे आपकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग, हेयर प्रॉब्लम्स और स्किन पिगमेंटेशन। यस। तो हम शुरुआत करते हैं हेयर प्रॉब्लम्स से। सबसे पहली बात, बालों की समस्याएं, बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, ये सारी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो लगभग हर इंसान उम्र के हर दौर में महसूस करता है, फेस करता है। तो बालों की सबसे आम समस्याएं कौन सी हैं? ऐसे जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आते हैं हेयर फॉल, फीमेल्स, मेल्स, इवन आजकल मैं बहुत सारे यंग पेशेंट्स को भी देख रही हूँ, लाइक एज ऑफ 14 एंड 15 दे आर कमिंग विद द हेयर फॉल। फीमेल में बालों का झड़ना एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, मे बी यंग स्टेज, पोस्ट डिलीवरी, पेरीमेनोपॉज। और मेल्स में तो आपको पता है जो बहुत कॉमन है, जिसको हम कहते हैं गंजापन आ जाना, जिसको यहाँ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम हम देखने को मिलता है दैट इज लाइक ग्रेइंग ऑफ हेयर। बहुत जल्दी लोगों के आजकल सफेद बाल हो रहे हैं, वेरी यंग एज, जेनेटिक रीजन कोई नहीं होता। देन एलोपेशिया एरेटा, जिसको आजकल पेशेंट्स कहते हैं कि हमारे जड़ों में, बालों में कीड़ा लग गया है। एंड डैंड्रफ, वेरी कॉमन, दैट्स आई हैव बीन सीइंग इन यंग पेशेंट्स एंड इवन ओल्डर पेशेंट्स, जिसको हम सिबुरिया कहते हैं। एंड अदर इज सोरियासिस, जिसमें थिक स्केल्स लाइक डैंड्रफ होता है जो जम जाता है। बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों में कॉमनली देखा जाता है, जो छोटे बच्चे हैं 5-6 साल के, फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम टीनिया कैपिटिस कहते हैं। सो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम रोज देखते हैं स्किन में इन रिगार्डिंग योर हेयर प्रॉब्लम्स। तो ये जैसा आपने इतने डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बताए, उनके नाम आपने शेयर किए, क्या बालों की जो समस्याएं हैं इनका शरीर के किसी विशेष अंग से, किसी कोई खास हिस्से से संबंध है? बिल्कुल, देखिए, हमारा जो बालों की जड़ होती है दैट इज वेरी सेंसिटिव टू एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। सो अगर हमें कोई बुखार, कोई हम बीमार हुए, डेफिनेटली कोई हाई फीवर है, बालों को झड़ना शुरू हो जाता है। मोस्ट कॉमन जो हम देखते हैं दैट इज द थायराइड इश्यूज, पेशेंट हैविंग हाइपोथायराइडिज्म, जिसकी वजह से थायराइड कम बन रहा है या थायराइड ज्यादा बन रहा है, वेरी कॉमन हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। दूसरा है ब्लड रिलेटेड, जैसे पेशेंट्स का वेरी कॉमन हेयर फॉल होता है बिकॉज ऑफ लो हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी से होता है। तीसरा वुड से इज गट इश्यूज, पेशेंट्स जिनको कोई क्रॉनिक डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, जिसकी वजह से हम जो खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, मैल एब्जॉर्प्शन जिसको हम कहते हैं, और एनी अदर मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स जैसे वीट एलर्जी की वजह से, दैट्स वेरी कॉमन। अदर कॉमन ऑर्गन जिसको हम कहते हैं दैट इज पीसीओडी, फीमेल्स हैविंग ओवेरियन डिसफंक्शन, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं, उनमें भी हेयर फॉल बहुत कॉमन है। लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, एनीवन हैविंग दिस दे कैन हैव अ हेयर फॉल।
सो ऑलमोस्ट यू कैन से कि हमारी बॉडी का कोई भी हम अगर बीमार होते हैं, हमारे हेयर फॉल स्टार्ट होना इज अ वेरी कॉमन सिम्टम। एक आम धारणा लोगों के मन में रहती है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं और हमको थायराइड की प्रॉब्लम पहले से है, तो क्या थायराइड की प्रॉब्लम का संबंध हेयर फॉल से है? बिल्कुल, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड। अगर हम बात करें कि यहाँ थायराइड ज्यादा बन रहा है या कम बन रहा है, जी। कम बनने का क्या मतलब है कि हम पेशेंट्स को ऐसे समझाते हैं कि अब आपकी बॉडी एक स्लो मोड में चली गई है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। जी। मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ है, इट कैन अफेक्ट योर स्किन, योर हेयर। तो जो न्यूट्रिशन बालों को मिलना चाहिए डेली, वो उतना न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा। सो बिल्कुल। न्यूट्रिशन की वजह से क्या है कि बालों को लग रहा है, बालों की जड़ को लग रहा है कि ओ फाइन, समथिंग इज हैपनिंग, हमें एक रेस्टिंग फेज में जाना है। तो वो एक रेस्टिंग, जिसको हम टीलोजन फेज कहते हैं, उसमें चले जाते हैं, ग्रोइंग फेज स्टार्ट नहीं होता, सो द हेयर फॉल इंक्रीजेस। जी। और अगर हाइपर की बात करें, जिसमें थायराइड बहुत ज्यादा बनता है, उसमें क्या होता है कि जो साइकिल है बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है, साइकिल बहुत फास्ट हो रहा है, तो कैचअप एनाजन फेज जो होता है, ग्रोइंग फेज में बाल जाते ही नहीं है। सो उसमें भी बालों की थिनिंग, स्कैल्प थिनिंग कह सकते हैं, हेयर फॉल, बालों का पतला होना इज वेरी कॉमन। सो थायराइड एक वन ऑफ द कॉमन जिसको कह सकते हैं ग्लैंड है या ऑर्गन है, जिसकी वजह से हेयर फॉल के साथ पेशेंट्स आते हैं एंड ब्लड टेस्ट कराते हैं, देन वी कम टू नो कि दे हैव अ प्रॉब्लम एंड इट्स ट्रीटेबल, इट्स वेरी मच ट्रीटेबल। Okay. Yeah. Different vitamins are responsible for different functions of the body. Yes. But when there is a person who is complaining about hair fall, ऐसा इंसान जिसको हेयर फॉल हो रहा है, उसके शरीर में किस विटामिन या किस तत्व की कमी हो सकती है? बहुत कॉमन कारण जो है जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास आते हैं, बाल झड़ने का कारण है, दैट इज आयरन डेफिशिएंसी। वेरी कॉमन, पेशेंट्स हैव अ लो हीमोग्लोबिन, लो आयरन लेवल्स जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। दूसरा कॉमन कारण है देयर फूड फैट्स, दे हैविंग अ नॉट टेकिंग प्रॉपर प्रोटीन डाइट, दैट इज वेरी मच लैकिंग इन एन इंडियन सोसाइटी। प्रोटीन डाइट की कमी की वजह से भी बहुत कॉमन है हेयर फॉल। देन विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12, देन एसेंशियल फैटी एसिड्स, हम जैसे कहते हैं कि गुड फैट्स, दैट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर योर हेयर ग्रोथ। जी। सो इन सब की वजह से हेयर फॉल बहुत कॉमन होता है। अगर बात बालों की केयर की या हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स की हो, तो महिलाओं की चर्चा किए बिना ये टॉपिक अधूरा है। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं में बालों का पतला होना, जिसे वो हेयर थिनिंग कहती हैं, उसका कारण क्या हो सकता है मैम? सी, अगर हम अचानक पेशेंट आते हैं जी, हमारे पिछले कुछ दिनों से अचानक हेयर फॉल शुरू हो गया है, बट एक्चुअली इट इज नॉट लाइक फ्यू डेज थिंग। जो भी हुआ होता है, इट हैज हैपेंड 2-3 मंथ्स बैक। सो उसमें हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है कि क्या 3 महीने पहले आपकी कोई सर्जरी हुई, क्या आपको कोई ऐसा हाई फीवर जैसे कोविड है, टाइफाइड है, एनी वायरल इलनेस यू हैड। Then we asked about the history of the any dietary changes they have done, like going for a crash dieting or something, any medication they are on, any delivery, like उनकी कोई डिलीवरी हुई है, postpartum hair fall is very common. So ये कॉमन कारण होते हैं जिसकी वजह से अचानक नहीं होता, अचानक पेशेंट को नोटिस होता है। तो इसमें हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि 2-3 महीने पहले ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। So as it is said, Rome was not built in a day. Yeah, तो exactly. वो धीरे धीरे प्रोसेस Exactly. होता है, Exactly. लेकिन जब तक उसके इम्पैक्ट आने शुरू हो जाते हैं तब हमें नोटिस होता है। एग्जैक्टली, पेशेंट तभी आते हैं हमारे पास कि मैम हमारी अचानक स्कैल्प थिनिंग हो गई है, हमारे हर जगह बाल ही बाल दिख रहे हैं। तो देन हम उनसे हिस्ट्री पूछते हैं, देन वी कम टू नो कि ओके फाइन, सी जो भी हुआ है 2-3 महीने पहले हुआ, उसका जो असर है वो 3 महीने बाद पेशेंट को दिखना शुरू होता है। ओके। ऐसा आमतौर पे देखा गया है मैम, घर वाले भी हमारे हमको बड़े बुजुर्ग सलाह देते हैं कि नहीं, ये मौसम बदल रहा है, बाल तो थोड़े बहुत गिरेंगे ही, हाँ, बॉडी एक्लेमेटाइज होगी, हाँ। अपने आप को ढालेगी। तो बालों के झड़ने की जो ये प्रॉब्लम है, समस्या है, इसे हमें गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर के पास फाइनली विजिट कब करना चाहिए? जी, इसमें सबसे पहले है कि पेशेंट्स को हम पूछते हैं हिस्ट्री की। कई पेशेंट वाकई ऐसे आते हैं कि हमारा अभी मौसम चेंज हुआ है और हमारे जो स्कैल्प पे बाल हैं वो 80-90% ग्रोइंग फेज में होते हैं, सो दैट इज लाइक अ हेल्दी हेयर, और 7-8% आर ऑलवेज इन द फॉलिंग फेज। तो अगर पेशेंट कहे कि हमारे 50 से 100 के बीच में बाल गिर रहे हैं, अभी हैं, अब कुछ कम हो गए हैं, देन वी से इट इज नॉर्मल, वेट फॉर सम टाइम, इम्प्रूव योर डाइट एंड देन कम टू अस। बट अगर पेशेंट कहते हैं कि हमारे हर जगह बाल हैं, हम बाथरूम में जाते हैं, सिंक पे, बेड पे, एंड हमारी स्कैल्प थिनिंग शुरू हो गई है, पार्टीशन दिखना शुरू हो गया है, पोनीटेल पतली हो गई है इन फीमेल्स, एंड देन इट्स अ वरीसम साइन कि पेशेंट शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड गेट अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड द ट्रीटमेंट फॉर दैट। सो ये एक कारण होता है कि पेशेंट को कब जाना चाहिए कि हाँ हमें अब ट्रीटमेंट की जरूरत है। दूसरा जो है मेल्स में अगर बात की जाए, दैट इज एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जिसमें गंजापन कहते हैं।
काफी केसेस में जेनेटिक होता है, बट आजकल देखा गया कि जेनेटिक भी नहीं है. सो इवन एट द एज ऑफ 20 और समथिंग 21 दे आर कमिंग कि हमारा मैम गंजापन, हमारी हेयर लाइन रिसीड कर रही है. आई थिंक देन दे शुड विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर दैट. आजकल की जैसे 2026 चल रहा है, नई जनरेशन है मैम, और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कनेक्टिविटी है, लोग चीज़ों को बहुत जल्दी देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं. यस. तो ऐसे दौर में आपके अकॉर्डिंग, आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग, बालों की झड़ने की प्रॉब्लम बढ़ गई है या असल में लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं? सी इट इज़ बोथ वेज. एक तो लोग भी अवेयर हो गए हैं, और दूसरा हेयर फॉल का झड़ना पिछले 5 6 7 सालों में मैंने देखा है कि बढ़ गया है, इवन इन यंगस्टर्स. सो आई एम रियली वरिड अबाउट दैट. लड़कियां आती हैं 15 साल की, जी मैम हमारा हेयर फॉल हो रहा है. 14 साल की उनका हेयर फॉल हो रहा है. एंड देन भी जब हम हिस्ट्री पूछते हैं, द डाइट इज द मेन फैक्टर, दैट इज द मेन कल्प्रिट. पेरेंट्स क्या कहते हैं, हमारा बच्चा जी फोन सारा दिन बैठा रहता है, जंक खाता है, मैगी खाता है. सो डाइट, जंक फूड इज द नंबर वन कल्प्रिट. आजकल की जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, इवन फॉर यू कैन से दोज वर्किंग इन द ऑफिसेज, हाई स्ट्रेस जॉब्स हो गई हैं, तो क्विक फूड हो गया. बिल्कुल. देन बहुत सारे आजकल फूड फैट्स चले हुए हैं कि आज हम ये डाइट फॉलो करेंगे तो हम पतले हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे. सो इन दैट केस बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है. बिल्कुल. और तीसरा कारण है पेशेंट्स, जैसे कह सकते हैं कि तो बहुत सारे मल्टीविटामिन्स भी खा रहे हैं आजकल. टू मच ऑफ सप्लीमेंट इज आल्सो वेरी बैड फॉर दिस थिंग. तो इसकी वजह से द मॉडर्न लाइफस्टाइल हैज प्लेड अ हैवक ऑन योर हेयर. दूसरा अच्छी बात यह है कि पेशेंट आप गूगल चैट जीपीटी पे देख सकते हैं कि मेरा ये क्या है, ऐसा है, शुड आई विजिट दिस थिंग, या हम क्या कर सकते हैं. बट कई बार क्या होता है कि यू नीड एक स्पेशलिस्ट की चाहिए होता है टू गेट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट. सेल्फ ट्रीट कोई भी नहीं कर सकता. महिलाओं पर मैं वापस आना चाहूँगा. महिलाएं असल में ये त्वचा, स्किन, इनके बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, ख्याल रखते हैं अपना. हाँ. तो महिलाओं में मैंने देखा गया है आमतौर पर कि अलग अलग फेसेस में हार्मोन चेंजेस सबसे ज़्यादा महिलाएं फेस करती हैं. यस. यस. चाहे वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो या फिर अलग अलग साइकिल्स हो लाइफ के. पुरुषों की तुलना में महिलाओं को हार्मोन चेंजेस ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. तो क्या उनके बालों की समस्याएं जो है महिलाओं की, उनके लिए हार्मोन्स जिम्मेदार माने जा सकते हैं? उनका क्या यस, प्रभाव पड़ता है? डेफिनेटली, वेरी वेरी ट्रू. बिकॉज देखा जाए, हम शुरू करते हैं जैसे थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं. सो फीमेल्स, मेल्स में भी होता है, बट फीमेल्स में वेरी कॉमन, जैसे मैंने पहले बताया, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म से हेयर फॉल इज वेरी कॉमन. दूसरा जो कंडीशन है विच इज आजकल बहुत कॉमन है, विच इज पीसीओडी, जिसको कहते हैं पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. इसमें क्या होता है, देयर इज लाइक एंड्रोजन, जो मेल हार्मोन हमारे में कम बनता है, उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है. सो उसमें क्या होता है, फेस पे इट्स लाइक आयरनी, फेस पे बाल ज्यादा, जिसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं. सिर में बाल कम होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम फीमेल पैटर्न हेयर फॉल कहते हैं. तीसरा कारण यही है कि ड्यूरिंग अलग स्टेजेस जो होती है फीमेल्स की, डिलीवरी हुई, हेयर फॉल स्टार्ट हो गया. पोस्टपार्टम हेयर फॉल इज वेरी कॉमन. देन पेरीमेनोपॉज, ड्यूरिंग द एज ऑफ लाइक लेट 30s एंड 40s में, मेनोपॉज में फीमेल पैटर्न हेयर फॉल, उनमें भी बहुत कॉमन है. पेशेंट्स, फीमेल्स, दे टू हैव कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स उनको खानी, ओसीपीज इफ दे आर टेकिंग, उसकी वजह से भी हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, एंड दैट लीड टू हेयर फॉल. सो अगर देखा जाए तो जो हमारे फीमेल हार्मोन्स हैं, जैसे एस्ट्रोजन, दैट इज प्रोटेक्टिव फॉर द हेयर. बट जब कुछ डिस्टर्ब होता है, हेयर हमारे डेफिनेटली इफेक्ट होते हैं, बिकॉज वी हैव रिसेप्टर्स फॉर दिस हार्मोन्स ऑन आवर हेयर फॉलिकल. सो इसलिए डायरेक्टली वो उनको इफेक्ट करते हैं. यहाँ जब मुझे पता चला कि मैं स्किन और हेयर एक्सपर्ट से बात करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा मुझे होमवर्क करना पड़ा था, और उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स मेरे सामने आए. हाँ जी. उनमें से एक आया था DHT. यस. और ये काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे लगा कि मैं ये सवाल ज़रूर लेके आऊँ कि DHT असल में क्या है, और इसका बालों के झड़ने पर क्या प्रभाव रहेगा. So DHT is the full form उसकी है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. इट्स अ मेल हार्मोन. और ये देखा गया है कि जो मेल फॉलिकल, हेयर फॉलिकल होते हैं, इन फीमेल्स आल्सो, बट लेट्स टॉक अबाउट मेल्स, तो उनमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. सो व्हेन दे हार्मोन्स दीज बाइंड टू दीज रिसेप्टर्स, दैट लीड्स टू एनाजन शॉर्टनिंग ऑफ हेयर साइकिल. हेयर की लेंथ छोटी हो जाती है, थिनिंग होनी शुरू हो जाती है, एंड फाइनली जिसको हम कहते हैं मिनिएचराइजेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल. बाल की जड़ बिल्कुल पतली होकर वहां पे खत्म हो जाती है, एंड देन इट डजंट ग्रो. सो उन केसेस में, मेल्स में, दिस प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज
इसकी वजह से यू कैन हेल्प द पेशेंट इन डायग्नोसिंग एंड ट्रीटमेंट, स्पेशली इन लाइक एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो बहुत कॉमनली आजकल देखा जा रहा है मेल्स में। एक बहुत आम सा टेक्निकल वर्ड है माइनॉक्सिडिल, यस। क्या ये वाकई इफेक्टिव है? और अगर है तो क्या इसका जो इम्पैक्ट है, जो इसका रिजल्ट है, वो लाइफ लॉन्ग रहता है? सी मिनॉक्सिडिल एक बहुत पुराना मॉलिक्यूल है, दैट वाज इन 1970s यूज्ड फॉर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के लिए। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि इट हैज लाइक शोन गुड रिजल्ट्स इन हेयर ग्रोथ। सो इट इज अ वेरी गुड मॉलिक्यूल फॉर इन केस, स्पेशली इन केस ऑफ मेल पैटर्न एंड फीमेल पैटर्न हेयर फॉल। तो ये काम कैसे करता है? बेसिकली क्या है कि जड़ है वो खत्म हो गई है, वीक हो गई है, तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, ब्लड फ्लो। तो ये क्या करता है, इट हैज इफेक्ट्स जिसको हम कहते हैं वेजोडाइलेटेशन। इट इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो to the hair follicle. Then it also has shown some anti-androgen. Androgen is a male hormone, उसके इफेक्ट को कम करता है, न्यूट्रिशन बढ़ाता है उसका। इन दैट वे हेयर फॉल इसकी वजह से काफी हद तक कंट्रोल में रहता है। बट देयर इज वन थिंग पेशेंट्स को होना चाहिए। पेशेंट आते हैं 15 दिन लगा के, 20 दिन लगा के, मैम हमारा तो हेयर फॉल रुका नहीं है। सबसे पहले होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हेयर फॉल थोड़ा सा बढ़ता है। दैट मीन्स वो हेयर जो ऑलरेडी जाने वाले थे उनको कहते हैं जाओ, देन द न्यू हेयर ग्रोथ स्टार्ट। दूसरा ये है कि मिनिमम 6 मंथ्स पेशेंट को यूज करना है एंड वेट फॉर अनदर 12 मंथ्स टू सी द फुल रिजल्ट। एंड डेफिनेटली समटाइम्स हम ये कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग इसको यूज करना है। अगर किसी को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, इफ द हेयर ग्रोथ इज हैपनिंग, देन दे मस्ट यूज इट। इट्स अ गुड मॉलिक्यूल। तो माइनॉक्सिडिल इफेक्टिव है, लेकिन हर इंसान की बॉडी पर उसका इम्पैक्ट अलग अलग होंगे। किसी को 6 महीने यूज करना है, किसी को 12 महीने, सबका। पर यूज करना पड़ता है। हाँ। थोड़ी देर के लिए हम अगर पेशेंट कहेंगे कि जिसको हम कहते हैं टॉलरेंस हो जाता है, अगर कोई भी प्रोडक्ट हम बहुत लंबे टाइम के लिए यूज करते हैं तो उसको हम एक टर्म होती है टॉलरेंस। तो कुछ देर के लिए पेशेंट्स को हम कहते हैं कि यू कैन डिसकंटिन्यू एंड ट्राई अदर लाइक से मेडिकेशन एंड देन दे हैव टू रीस्टार्ट। सो मिनॉक्सिडिल हैज टू बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी जैसा हमारी चर्चा में एक पॉइंट आया मैम, मॉल न्यूट्रिशन, वो जंक फूड नई जनरेशन में ये, तो ऐसे कौन से विटामिन्स हैं जो हेयर फॉल से लड़ने में, बालों का झड़ना कम करने में इफेक्टिव हैं, हमारे काम के हैं? ओके, सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगी, नॉट अ विटामिन बट आयरन। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली इन फीमेल्स। यंग लड़कियों की बात की जाए या महिलाओं की, बिकॉज मे बी दे नेग्लेक्ट देयर हेल्थ, और जब उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं कि अपना ध्यान नहीं है, तो देन दे कम टू अस फॉर दिस प्रॉब्लम। तो आयरन डेफिशिएंसी वेरी कॉमन। एंड देन विटामिन डी भी बहुत हेल्प करता है हमारी बालों की ग्रोथ में। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। देन विटामिन B12 की वजह से भी बाल झड़ते हैं। अगर न्यूट्रिशन की और बात की जाए, प्रोटीन डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन। देन एसेंशियल फैटी एसिड्स, टेकिंग गुड लाइक गुड फैट्स जिसको हम कहते हैं, उसकी कमी की वजह से भी हेयर फॉल की, बालों का झड़ना, टूटना, ब्रेकेज इज वेरी कॉमन। सो ये सब मल्टी वाइटामिन्स कह सकते हैं या न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं जो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए ताकि हमारा जो हेयर फॉल है वो बेटर हो जाए। एक ऐसा सवाल जो ज़्यादा दूर तो नहीं कहूँगा, मुझसे ही जुड़ा हुआ है। व्हेन आई वाज अ किड, तब माँ बोला करती थी बार बार बाल नहीं धोने, हर दूसरे दिन बाल नहीं धोने, बालों की जड़ें खराब हो जाएंगी। तो हम लोग डर के मारे रुक भी जाते थे, अल्टरनेट डेज हेयर वॉश एंड ऑल। तो किसी भी इंसान को अपने बालों को डैमेज से बचाने के लिए कितनी बार वीक में, या फिर आप कह सकते हैं फोर्टनाइटली, कितनी बार, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए बालों को वॉश करने की? सी डिपेंडिंग अपॉन आपका हेयर कैसे हैं। आपके अगर ऑयली स्कैल्प है, डैंड्रफ बिल्डअप है, आप रोज धूल मिट्टी में जा रहे हैं, देन आई थिंक ऑल्टरनेट डे इज अ गुड ऑप्शन। उसमें भी पेशेंट्स को हम सेफ शैम्पूज हैं जो क्लियर, जिसको हम कहते हैं कि लाइक सल्फेट फ्री हैं, आप डेली उनको एक दिन छोड़ के यूज कर सकते हैं टू कीप योर स्कैल्प क्लीन। दूसरा केसेस में बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी ड्राई स्कैल्प होती है या जिनके ड्राई फ्रिजी हेयर हैं, तो उनमें हम रेकमेंड नहीं करते कि आप ऑल्टरनेटिव बाल धोएं। दैट इज ट्वाइस अ वीक इज गुड फॉर देम। एंड उसमें हम रेकमेंड करते हैं कि सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज करें। क्या होता है कि डैमेज सल्फेट शैम्पूज दे बालों को ड्राई कर देते हैं, तो उनके लिए जो थोड़े माइल्डर वर्जन है हम वो सजेस्ट करते हैं। उसमें हफ्ते में 2 बार इज गुड इनफ। सो डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्कैल्प का कंडीशन कैसा है, ऑयली स्कैल्प के, आपका वर्किंग कंडीशन कैसा है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो, देन समटाइम्स ऑल्टरनेट इज अ गुड ऑप्शन। बट अदरवाइज ट्वाइस वीकली इज गुड अगर आपके बाल नॉर्मल है, स्कैल्प नॉर्मल है। अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स मैम कवर किए हैं, आई फेल्ट के थोड़ा सा हमारा पेस एकदम सीरियस काइंड ऑफ हो रहा था, एंड व्हाई नॉट टू मेक इट दिस कन्वर्सेशन अ बिट एडवेंचरस एंड स्पीडी।
तो एक रैपिड फायर काइंड ऑफ 2-3 टॉपिक्स पे एंड वी विल Let's बस्ट सम मिथ्स। yeah. तो आम धारणा है तेल लगाने से सिर में डैंड्रफ कम होती है। वेरी कॉमन। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मैम हम जी जब डैंड्रफ हमारे बहुत ज्यादा है हम तेल लगाते हैं तो ठीक हो जाता है, वो गायब हो जाता है, पर जैसे बंद करते हैं फिर आ जाता है। द थिंग इज लाइक जो ऑयल है एक्चुअली, जो डैंड्रफ है, इट इज नॉट लाइक ड्राई स्कैल्प, इट इज अ फंगल इन्फेक्शन। जी। तो जो हमारे सिर पे फंगस है, तो जब हम ऑयल लगाते हैं तो वो फंगस उस ऑयल को ब्रेक डाउन कर देती है, जिसकी वजह से स्कैल्प और इन्फ्लेम होती है। जब स्कैल्प इन्फ्लेम होती है तो इट प्रोड्यूसेस मोर स्किल्स, इट प्रोड्यूसेस मोर डैंड्रफ, सो इट इज काउंटर प्रोडक्टिव। सो हम जितने भी आते हैं टू स्टॉप यूजिंग ऑयल, टेक अ प्रॉपर एंटी डैंड्रफ जो ट्रीटमेंट होता है। सो ऑयल शुड नॉट बी अप्लाइड, स्पेशली इफ यू हैव ऑयली स्किन, तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए इफ यू हैव अ डैंड्रफ। वरना उससे और एक डैंड्रफ बढ़ेगी। एग्जैक्टली। इनफैक्ट ये जो मैं अगला पॉइंट है वो मैं भी करता हूँ। अब आज के बाद पता नहीं शायद करूंगा या नहीं। बालों को थोड़ा थोड़ा काटने से उनकी ग्रोथ होती है। दी इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। अगर हम देखा जाए तो बाल हमारे कहाँ से उगते हैं? जड़ से उगते हैं ना। सो रूट है जहां से बाल ने बाहर आना है, तो नीचे से काटने से बालों को कोई, बिकॉज जो हमारा बाल ये है, इट्स अ डेड थिंग। जो यहाँ तक आ गया ना, उसके बाद ये डेड है, इसने गिर जाना है, इसमें कोई लाइफ नहीं है। अगर आप इसको काटें, चॉप करें, छोटा करें, कुछ भी करें, देयर नथिंग इज गोइंग टू हैपन। सो ग्रोथ के लिए यू हैव टू, जैसे होता है ना कि एक जैसे खेत है, उसका जो जड़ है उसमें क्या दे रहे हैं आप, उसका न्यूट्रिशन कैसा है, आपके ब्लड में क्या प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं है, सो दैट इज गोइंग टू मेक योर हेयर ग्रो और फॉल। सो बाल काटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर आपके जैसे होता है ना ब्रेकेज हो रही है नीचे, जस्ट टू मेक देम लुक बेटर, यू कैन कट देम, बिकॉज इट्स अ डेड टिश्यू, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। So that's a myth. It's a very big myth. तो लोग करते हैं, लोग करते हैं। हाँ, मैं भी उनमें से था, आज के बाद नहीं रहूंगा। तो हाँ। इट मीन्स आम के पत्ते काटने से आम नहीं निकलेंगे। कैसे? सिंपल सी चीज है ये। कैसे हो सकता है? वही है पॉसिबल ना। नहीं है, बिल्कुल हाँ, ठीक है। बायोटिन क्या वाकई बहुत महत्वपूर्ण है बालों की ग्रोथ के लिए? बिल्कुल भी नहीं है ये। आई थिंक एक जैसे होता है ना, फार्माकोलॉजिकली एक बनाया हुआ है उन्होंने, जैसे ब्रांड बनाया हुआ है कि बायोटिन नहीं लेंगे तो आपके बाल आएंगे ही नहीं। बायोटिन एक्चुअली हमारी बालों को या हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, फॉर हेयर, फॉर स्किन एंड फॉर नेल्स, इन तीनों चीजों के लिए चाहिए। और जितना भी चाहिए वो हमारी डाइट से पूरा हो जाता है। सो कहीं भी स्टडीज में नहीं देखा गया कि बायोटिन की कमी है और पेशेंट के बाल झड़ रहे हैं। सो ये जो सोल एक नाम बनाया हुआ ना कि बायोटीन सप्लीमेंट्स, आप खुद भी देखते होंगे कि अगर आप हेयर फॉल के लिए कहीं देख रहे हैं, बायोटीन सप्लीमेंट्स महंगे से महंगे, यू नो द कंपनीज दे आर प्रमोटिंग इट, बट एक्चुअली दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। और अगर पेशेंट बिना बात पे इनको ज्यादा खा रहा है, कि मैं 10 mg खा रहा है, इट कैन अफेक्ट योर थायराइड फंक्शंस, ओके। तो इट कैन हैव यू नो साइड इफेक्ट्स। तो बेटर ये है कि बायोटिन कुछ मात्रा में अगर कहीं उन्होंने डाला हुआ है पॉइंट समथिंग, तो इट्स ओके, बट दैट इज नॉट द सोल थिंग यू नीडेड, एक्चुअली नॉट नीडेड, क्योंकि हमारी डाइट से पूरा हो जाता है। सो यू डोंट नीड इट एक्चुअली। हेयर ग्रोथ का जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको इन क्लिनिक प्रोसीजर्स आप किस तरह के सजेस्ट या एडवाइस करेंगे? सी हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, पहले तो वही मैंने कहा, हम इन्वेस्टिगेट कराते हैं। हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टिगेशंस कि क्या क्या प्रॉब्लम आई है। एंड कई बार क्या होता है कि मोस्टली पेशेंट्स इन 3 months टाइम उनका हेयर फॉल रुक जाता है, सेटल हो जाता है। बट कई बार पेशेंट्स आते हैं जो क्रॉनिक हेयर फॉल के साथ है, पिछले 1-1.5 साल से उनके हेयर फॉल हो रहा है, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, या डिस्पाइट टेकिंग द ट्रीटमेंट देयर इज नो रिजल्ट। तो उसमें हम जो सजेस्ट करते हैं, एंड दे हैव शोन वेरी गुड रिजल्ट्स, इज पीआरपी, जिसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं, जीएफसी जिस ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। इसमें पेशेंट का ये ब्लड लेके हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं एट अ सर्टेन स्पीड, एंड देन वी इंजेक्ट इनटू द स्कैल्प। और इसमें होता क्या है, पेशेंट्स पूछेंगे, इसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी जड़ में जाके उसको स्टिमुलेट करते हैं, इंक्रीज द ब्लड फ्लो, गिव प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो चाहिए होता है, एंड दैट कैन हेल्प इन हेयर ग्रोथ। देन दूसरा जो ट्रीटमेंट है हम सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को, दैट इज एक्सोसोम्स, जो आजकल की एक नई टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, या नया एक मॉलिक्यूल आया है एक्सोसोम्स। तो बेसिकली करते क्या है, दे एक्ट एज मैसेंजर्स, तो हमारे सेल सिग्नलिंग का काम करते हैं। तो I've been using it and they have also shown good results in like 2-3 sittings। पेशेंट का हेयर फॉल काफी हद तक रुक जाता है। जो आजकल हम देखें कि इंस्टा पे लोग जो देखते हैं उसकी बात करते हैं, तो एलईडी कैप्स हैं जिसको हम कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड कैप्स आती हैं। सो यूजिंग इट लाइक ट्वाइस और थ्राइस अ वीक हैज आल्सो शोन गुड रिजल्ट्स, बट उसमें हमें लॉन्ग टर्म यूज करना पड़ता है। इन क्लिनिक भी होता है और पेशेंट घर में भी यूज कर सकता है। तो ये बहुत कॉमन ट्रीटमेंट्स है जो हम सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को, एंड दे एक्चुअली हैव शोन गुड रिजल्ट्स विद दैट। So this was some part of our conversation, ma'am, which was about
hair fall and Yeah. other hair problems. Yeah. I need your another 15 minutes. I request for that. Now we will shift to the skin pigmentation part. तो ये थी कुछ बहुत ज़रूरी जानकारी हेयर फॉल और बालों की और दूसरी समस्याओं से जुड़ी हुई। अब हमारा आज की इस चर्चा का दूसरा सेगमेंट जो है स्किन पिगमेंटेशन के बारे में। आइए लेते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन डॉक्टर पूजा मोंगा मैम से, जिनके साथ हमारी वार्तालाप अभी चल रही है बातचीत। और आइए जानते हैं अगले सेगमेंट के क्वेश्चंस। तो मैम, त्वचा के जो पिगमेंटेशन के केसेस आते हैं उनका आम कारण, सबसे कॉमन कारण जो आपके सामने आए हैं वो क्या है? हम इंडियन स्किन की बात करते हैं बिकॉज वी आर इंडियंस, तो हमारी बिल्कुल। जो एशियन स्किन है या इंडियन टाइप स्किन है दैट इज टाइप 4। जी। तो हम स्किन में क्या पढ़ते हैं डर्मेटोलॉजी में, देयर इज स्किन टाइप फ्रॉम 1 to 6। हम्म। 1 to हम कहते हैं जो कॉकेशियन स्किन होती है विच Okay. इजिली बर्न्स। हम्म। देन कम्स आवर स्किन विच इज लाइक टाइप 4 to टाइप 6। हम्म। उसमें क्या होता है, हमारे जेनेटिकली हम कह सकते हैं हमारी स्किन में मेलानिन का जो हमारे पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, सो पिगमेंट की मात्रा ज्यादा होती है, जो एक तरह का प्रोटेक्टिव भी है, हमें यूवी रेज से बचाता है, हमें स्किन कैंसर से बचाता है। जी। और पर इसी वजह से स्किन में पिगमेंटेशन बहुत कॉमन है। सन एक्सपोजर हो गया, पेशेंट ने कोई क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से हो गया, जी। सो ये एक बहुत कॉमन कारण है इंडियन स्किन में बिकॉज वी आर मेड लाइक दैट। तो हमारी जो स्किन टाइप है उसकी वजह से हमारा जो एक स्किन का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, उसको हम कह सकते हैं कि उसकी वजह से हमारी स्किन में पिगमेंटेड डिसऑर्डर्स कॉमन है, जैसे कि छाइयाँ जिसको हम कहते हैं, जी जी। या पिंपल्स के बाद निशान हो जाना, या कोई चोट लग गया जल्दी निशान पड़ जाना। ये सब कारण इसीलिए है बिकॉज वी हैव अ टाइप 4 to टाइप 6 स्किन। ओके। Yeah. जैसा आपने कहा कि हम इंडियन स्किन के बारे में बात करते हैं, Yeah. तो भारतीयों में इंडियन स्किन के जो टेक्सचर्स हैं, आपने 4 to 6 बताया, उसमें पिगमेंटेशन की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं आमतौर पर? जो सबसे कॉमन, आई थिंक एवरी स्किन स्पेशलिस्ट वुड एग्री विद मी, इज मलाजमा, जिसको हम छाइयाँ कहते हैं फीमेल्स में। मेल्स में भी आजकल मैं बहुत कुछ सालों से देख रही हूँ विच वाज नॉट वेरी कॉमन इन पास्ट 2-3 years बैक। तो छाइयाँ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जी। दूसरा जो कॉमनली देखने को मिलता है एक्नी, पोस्ट एक्नी पिगमेंटेशन, जिसको हम PIH कहते हैं। पिंपल्स हुए, दाग हो गए, या तो वो छील देते हैं, वेरी कॉमन, पेशेंट छील के आते हैं, उनको उसकी वजह से निशान पड़ जाते हैं। ओके। देन पेरिओरल पिगमेंटेशन अराउंड द माउथ इज वेरी कॉमन। देन स्किन टैनिंग, जब भी पेशेंट कहेंगे हम धूप में गए, हम बहुत सालों से काम करें, क्रॉनिक स्किन टैनिंग हो जाती है। अनइवन पैची स्किन टोन, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है जो हमें पिगमेंटेशन के रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं स्किन में। हमारी बॉडी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जिनका इफेक्ट कहीं ना कहीं हम हर जगह सुनते हैं, घर वाले भी ये बोलते हैं, सोसाइटी में हमारे जितने भी क्लोज वंस हैं जो थोड़े से भी सयाने हो, सबसे पहले ये कहेंगे कि तुमने कुछ गलत खा के लिवर को इफेक्ट किया होगा, Yeah. या लिवर किडनी में प्रॉब्लम होगी तुम्हारी, तो तुम्हें ये हो रहा है। तो क्या थायराइड, हार्ट, किडनी, लिवर, इस तरह के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका इम्पैक्ट हमारे पिगमेंटेशन पर आता है, आई मीन स्किन पर पिगमेंटेशन वगैरह क्रिएट करता है? यस, इट्स सी, जैसे मैंने कहा थायराइड का इफेक्ट हर एक, जैसे बालों पे हमने बात की, स्किन में भी ये क्या है कि जब थायराइड कम बनता है तो वो हमारे जो पिगमेंट बनाने वाले सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, वो हमारे पाथवे टू मेक मोर मेलानिन को ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को छाइयाँ या ओवरऑल स्किन पिगमेंटेशन थायराइड पेशेंट्स में बहुत कॉमन है। लिवर की बात की जाए या किडनी की बात की जाए, उसमें जो भी पाथवे है जिसकी वजह से होता है, उनका एक ही वो रीजन है दैट दे ट्रिगर, जिसको कहते हैं मेलानिन बनाने के पाथवे को ट्रिगर कर देते हैं। मतलब पिगमेंट बनाने की सेल्स का नंबर वही रहता है, बट सेल्स आर मेकिंग मोर पिगमेंट, बट उसकी वजह से लिवर है, थायराइड प्रॉब्लम है, या किडनी इश्यूज हैं, इवन हार्ट, क्रॉनिक हार्ट डिजीजेस में, नॉट वेरी कॉमन, डेफिनेटली स्किन का जो पिगमेंटेशन है, सारी स्किन का पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। गर्दन पर कालापन कई लोगों में देखा गया है, कई लोगों की कंप्लेंट रहती है, वो मेरे ही फ्रेंड्स वगैरह थे, तो मुझे याद आ गया ये पॉइंट कि कोहनी उनकी ब्लैक हो जाएगी यहाँ से एल्बो, बड़ा ऑकवर्ड वो फील करते हैं। दे विल वियर फुल स्लीव शर्ट्स, या फिर आंखों के नीचे कालापन। ये क्यों होता है और कैसे इसको रोका जा सकता है? ऐसे हम नेक की बात करें, पिगमेंटेशन जो हम कॉमनली देखते हैं ओपीडी में, जिसको हम कहते हैं एकेंथोसिस निग्रिकेंस, इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन जो आजकल वही बात करते हैं, इट इज रिलेटेड टू योर डाइट, द जंक फैट डाइट जो हम खाने की वजह से। तो ये इसको जो कंडीशन है, इसको जो कॉमन कारण है इसका है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब उसको हम एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। पेशेंट्स और जो बहुत जंक, मैदा
हाई कार्ब डाइट खाते हैं, दे आर ओबीस, दे आर डायबिटिक, या फीमेल्स में जिनको पीसीओडी है, इनमें क्या होता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है दैट बिकम्स लाइक डिफेक्टिव, तो उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू इंक्रीज पिगमेंटेशन अराउंड द नेक, थिक ब्लैक जिसको कहते हैं ना, थिक ब्राउन वेलवेटी अपीयरेंस हो जाता है नेक के अराउंड। कॉमनली ये देखा गया है। दूसरा कॉमन कारण है जो नेक के अराउंड है, दैट इज डाई एलर्जी, वेरी कॉमन आजकल। डाई एलर्जी बहुत कॉमन हो रही है अराउंड द नेक एरिया। देन पेशेंट जिनको पुरानी इचिंग का प्रॉब्लम होता है, जिसको हम एटोपी कहते हैं, एलर्जी, सीजनल एलर्जी, उनमें भी अराउंड द नेक इज पिगमेंटेशन बहुत कॉमन है। देन एक और कॉमन कंडीशन तो नहीं कह रहे, बट डेफिनेटली देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं एलपीपी, लाइकन प्लानस पिगमेंटोसिस। उसमें भी अराउंड द नेक, फेस एरिया, फोरहेड, पिगमेंटेशन इज वेरी कॉमन। देन कम्स हम नेक्स्ट आते हैं उस पे अंडर आर्म्स पे, जो बहुत कॉमनली देखी जाती है फीमेल्स स्पेशली या मेल्स में। एक तो कारण यही है एकेंथोसिस। देन अंडर आर्म्स में क्या है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए या स्मेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, रोलर्स, डिओड्रेंट्स, अल्कोहल बेस्ड होते हैं सारे, fragrances alcohol based. एग्जैक्टली। देन patients, females especially, they use razors, they do go for waxing, tight clothing, इन सब के, and if the patient is obese, उनमें ये problems बहुत commonly देखी गई हैं, जिसकी वजह से underarm pigmentation is common। एल्बो की बात की जाए, एल्बो का क्या है, वी कीप इट ऑन द टेबल एवरीवेयर, सो फ्रिक्शनल पिगमेंटेशन जिसको हम कहते हैं ना, फ्रिक्शनल डर्मेटाइटिस, उसकी वजह से बहुत कॉमन है। इफ यू हैव अ ड्राई स्किन तो आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं। अब बात की जाए कि हाउ टू प्रिवेंट इट और उसका ट्रीटमेंट क्या है, सो वी विल स्टार्ट विद द नेक एरिया। एकेंथोसिस जो पेशेंट्स में बहुत कॉमनली देखा जाता है, दोज पेशेंट्स जो हु आर ओबीस, हु आर डायबिटिक, फीमेल्स जिनको पीसीओडी या पीरियड्स का दिक्कत है उनमें, या थायराइड इश्यूज हैं, तो उनमें हम पेशेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं, सी मेडिसिन विल वर्क, 50% इज अ मेडिकेशन एंड 50% इज योर डाइट। यू हैव टू वर्क ऑन इट। अगर आप ओवरवेट हैं, आपकी डाइट ऐसी है, आप उसको चेंज करना पड़ेगा। ओवरनाइट हम मैजिक नहीं करेंगे इसके लिए, वी हैव मेडिसिन, वी हैव प्रोसीजर्स फॉर दैट, बट अगर आप अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे, नथिंग इज गोइंग टू वर्क। तो एक तो ये उसमें मेडिसिन होती हैं, पील्स होती हैं। अंडर आर्म्स में हम वही जो कॉजेटिव जो ट्रिगर है, हम कहेंगे वेट लॉस करना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वैक्सिंग, अगर बहुत ज्यादा आपके हेयर ग्रोथ है, यू कैन गो फॉर लेजर हेयर रिडक्शन, टाइट क्लोथिंग है, प्रिवेंट करना है। एंड अगर आपको कोई अंडर आर्म इश्यूज हैं, जैसे स्मेल आती है, आपको डिओड्रेंट वगैरह यूज करना पड़ता है, फॉर दैट यू कैन टेक अ ट्रीटमेंट फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, वो ठीक हो जाते हैं। सो इन ऑल केसेस वी हैव टू रिमूव द ट्रिगर, एंड देन द ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाती है। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हैरान परेशान अगर किसी को करती है मैम, तो वो महिलाएं हैं। हाँ। तो क्या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम से पूरी तरह निजात पाई जा सकती है? पेशेंट को काउंसल करना पड़ता है, बिकॉज द थिंग इज मेलाज्मा या छाइयाँ जो है, इट इज ट्रीटेबल बट नॉट क्योरेबल। ठीक है, मैं पेशेंट को ऐसे समझाती हूँ कि अगर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, इट विल गो देयर ऑन द बैक ऑफ योर स्किन। जैसे ही कोई ट्रिगर आएगा, जैसे आप धूप में वैसे काम कर रहे हैं, सनस्क्रीन यूज नहीं कर रहे हैं, घर में फेशियल्स कर रहे हैं, या सैलून वाली आंटी से लेके क्रीम्स लगा रहे हैं, सो मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकती। यू हैव टू फॉलो अ रूटीन, कंसिस्टेंसी इज द की। बिल्कुल। तो उसमें पेशेंट को काउंसल करना, समझाना बहुत जरूरी होता है कि आपको एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। रिजल्ट्स आपको 70-80% काफी हद तक मिल जाते हैं, बट फॉलो अप पेशेंट का, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो ये भी जानना जरूरी है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को और ज्यादा बुरी तरह खराब करती हैं बढ़ा देती और हैं। वर्सन कर देती हैं। हाँ, जी। तो उसमें सबसे कॉमन क्या है कि जो हमारी महिलाएं हैं, जैसे यहाँ पे गांव में काम करते हैं, या गांव में रहते हैं, सॉरी, या सिटी में है, तो क्या है कि दे आर वर्किंग इन द सन। उनको अपना जो भी काम करना है धूप में करना है, 2 जी। घंटे 3 घंटे दे आर आउट इन द सन, बट दे आर नॉट यूजिंग सनस्क्रीन फॉर दैट। फीमेल्स में पोस्ट डिलीवरी या पोस्टपार्टम पिगमेंटेशन आना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और उसके बाद वो पेशेंट्स ध्यान नहीं रखते हैं, धूप में काम करना वेरी कॉमन। दूसरा है कि घर की जो रेमेडीज हैं, या हम फेशियल करा लेते हैं सैलून में जाके, वहाँ पे जो सजेस्ट करती हैं कि आप 2 कराएंगे तो आपका फेस साफ हो जाएगा, वो स्क्रब करके और खराब कर देती हैं, और साथ में वो देती है एक डब्बी कि ये हमारी क्रीम लगाएंगे तो ठीक हो जाएगी। तो ये एक फीमेल्स में बहुत कॉमन है। दूसरा है व्हाट इज द ट्रिगर, अगर आपकी बात की जाए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की, आयरन की कमी से बहुत कॉमन है, थायराइड की वजह से बहुत कॉमन है। औरतों में जैसे आपने कहा कि हार्मोन्स का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, सो हार्मोन फ्लक्चुएशन, पीसीओडी, एनी पेशेंट इज टेकिंग एनी टैबलेट्स लाइक ओसीपीज, जिसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, जी। तो इन सब से डेफिनेटली क्रॉनिक इरिटेशन,
पेशेंट इज अगर पेशेंट के फेस पे कोई एलर्जीज हो गई, या पेशेंट बहुत कॉमन है जो टॉपिकल स्टेरॉइड लगाते हैं, तो उसकी वजह से ये सारी कंडीशन वर्स हो जाता है। अभी आपने अपने इस उत्तर में, इस जवाब में एक लाइन यूज की थी कि वो जो कोई क्रीम की डिब्बी आपको दी जाएगी और फिर आप उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। हाँ। तो ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे इसी से मिलते जुलते, मैंने देखा है कि लोग हल्दी लगा रहे हैं या फिर चंदन लगा लो, और एनॉर्मस वेज आर देयर। तो ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और वैसे तो इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए घरेलू नुस्खा कोई भी पिगमेंटेशन के ऊपर, क्यों नहीं होना चाहिए, और उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह कैसे हो सकते हैं? घरेलू नुस्खे नहीं यूज करने चाहिए ऑलरेडी योर स्किन इज इन, मतलब पिगमेंटेशन है आपको, जी। बिकॉज उसमें ऑलरेडी स्किन इज इन्फ्लेम्ड। अगर आप हल्दी लगा रहे हैं, कुछ टूथपेस्ट लगाते हैं, कुछ नींबू में मेरे पास आते हैं कि हमने नींबू में हनी मिक्स करके कोई दाल मिक्स करके लगाया, तो जी। उससे हमने फिर रगड़ा, तो स्किन जो थी वो और खराब हो जाती है। दूसरा पेशेंट से मेरे कुछ दिन पहले मेरे पास पेशेंट आया था, उन्होंने क्या लगाया फेस पे, नीम ऑयल फॉर पिगमेंटेशन। एंड ये नीम ऑयल इज बेसिकली लाइक अ फोटो सेंसिटिव, जिसको कहते हैं ना, स्किन आपकी इरिटेट, डर्मेटाइटिस हो जाता है या स्किन पे और एलर्जी हो जाती है। सो एक प्रॉब्लम को हैंडल करते करते वो 3-4 प्रॉब्लम साथ में लेके आते हैं। और क्योंकि पेशेंट बेचारे क्या, उनको घर में पहले आसपास जितने भी लोग होते हैं वो ये कहेंगे तुम ये करके देख लो, हमारे टाइम ये करते थे तो ये करके देख लो। बट डेफिनेटली जैसे मैंने कहा ना, हल्दी हो गया, नींबू हो गया, जैसे एसेंशियल ऑयल्स हो गए, स्किन को बेसन लगा लिया एंड ऑल, दे डेफिनेटली, उनका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, पर स्किन डेफिनेटली खराब ज्यादा हो जाती है। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। अगर आपकी स्किन खराब है, इन्फ्लेम्ड है या खराब है, देन यू शुड नॉट ट्राई ऑल दीज घर के नुस्खे। उसे और ना बिगाड़ें। और ना बिगाड़े उसको, वहां ही रहने दें या विजिट अ स्पेशलिस्ट। बिल्कुल। या चलिए, पिगमेंटेशन हो गया स्किन पे मैम, हाँ। नो नो वन वांट्स, बट समहाउ दोज विजिबल पॉइंट्स आर देयर ऑन द फेस, और स्किन पिगमेंटेशन आ गया है। अब ऐसी कौन सी डाइट रेस्ट्रिक्शंस हैं, या ऐसा कौन सा फूड है जिसको वो अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें, रूटीन में? ऐसा कौन सा खाना है जिसको वो अपनी डाइट में डाल के कम से कम बढ़ने से रोक सकते हैं? पेशेंट्स तो नहीं कहेंगे, महिलाएं जिनको भी यहाँ पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, तो डाइट इज नॉट गोइंग इज द ओनली ट्रीटमेंट। बट हाँ, हम सजेस्ट डेफिनेटली, मेरे पास आते हैं ट्रीटमेंट के साथ, हम कहते हैं कि अपनी डाइट में आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं। जी। उसमें सबसे पहले आता है विटामिन सी रिच फूड, जिसमें ऑरेंजेस, कीवी, पपाया, अमरूद हो गया। जो विटामिन सी रिच फूड है वो एक तरह का हमारा यूवी डैमेज को कम करते हैं। और दूसरा जैसे हम सजेस्ट करते हैं कि जैसे एबीसी जूस है, जैसे एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट, because it has all the antioxidant properties, so that will bring down the inflammation या UV डैमेज जो हमारी स्किन में चल रहा है। देन कुछ हम सजेस्ट करते हैं, जैसे बीटा कैरोटीन रिच फूड होता है जिसको हम स्वीट पोटैटोज, देन गाजर हो गया। तीसरे की जिसकी बात की जाए, दैट इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, जिसमें हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं यू कैन टेक फ्लैक्स सीड्स विच इज ओमेगा 3, वॉलनट्स हो गए, दे कैन ऑलवेज हेल्प टू, एंड ऑफ कोर्स हरी सब्जियां। तो ये कुछ हद तक अपनी मेडिसिन के साथ पेशेंट अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ताकि उनको मदद मिले इनसे, ताकि योर स्किन लुक्स बेटर। आपने अपने इस उत्तर की शुरुआत की विटामिन सी से, हाँ जी। तो आई बिलीव और भी ऐसे विटामिन्स होंगे जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम के वक्त मदद करते होंगे। वो ऐसे कौन से विटामिन्स हैं मैम? ज्यादा तो हम पेशेंट्स को विटामिन सी के लिए कहते हैं, बट स्किन बैरियर मेंटेन करने के लिए विटामिन, जैसे हम बी पेशेंट्स को कहते हैं, B12 हो गया। देन विटामिन ए में जैसे रेटिनॉल वगैरह टॉपिकल लगाने के लिए कहते हैं, जिससे हमारे स्किन का टर्नओवर बेटर होता है, एंड दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर स्किन पिगमेंटेशन। बट डेली लगाने के लिए नहीं बोलते, वंस इन अ वाइल टॉपिकल लगाने के लिए। आजकल के इस दौर में नई जनरेशन और कोरियन ग्लास स्किन बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है ये। Yeah. आपके इसके ऊपर, कोरियन ग्लास स्किन के बारे में आपके व्यूज मैम? नाम से अगर हम कहें तो कोरियन स्किन, जिसको कहते हैं कोरियन ग्लास स्किन, एंड वी हैव एन इंडियन स्किन, वी आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम देम। सो एक पे बात ही करना, या जो जा रहे हैं कि या जो कह रहे हैं कि हम डिलीवर करेंगे, दैट इज, वहां पे वो गलत हो जाता है। बिकॉज कोरियंस हैव अ डिफरेंट स्किन टाइप, दे लिव इन अ डिफरेंट कंट्री, देयर फूड हैबिट्स आर डिफरेंट। वी एन इंडियंस,
we live in a different environment, we have a different skin type. तो उसमें क्या है, कुछ differences हैं जिसकी वजह से हम वैसी skin नहीं पा नहीं सकते. We have a beautiful skin actually. Indian skin is very beautiful. It has, good texture and everything. तो उसमें क्या है, जो कोरियन स्किन है उनमें दे हैव अ थिनर स्किन, उनके ऑयली ग्लैंड्स जो होते हैं, और ऑयल ग्लैंड्स दे आर नॉट दैट प्रोमिनेंट, उनका पिगमेंट इन देयर सेल्स इज लेसर. हमारी ऑन द दूसरी साइड देखा जाए तो हमारी, क्योंकि हम एक बहुत हॉट ह्यूमिड में रहते हैं, तो ऑयली स्किन है हमारी, थोड़ी सी ऑयल ग्लैंड्स आर प्रोमिनेंट, जिसकी वजह से हमारे टेक्सचर्ड स्किन लगती है. पिगमेंट हमारा थोड़ा सा, मेलानिन थोड़ा ज्यादा है उनसे. सो इन दैट केस वी हैव अ इंटायरली डिफरेंट स्किन. हम अचीव क्या कर सकते हैं, नॉट द कोरियन स्किन. हमारी स्किन क्लीन होनी चाहिए, इट शुड हैव अ गुड बैरियर. हमें सनस्क्रीन डेफिनेटली यूज करना चाहिए. एंड इफ यू हैव सम इश्यूज लाइक आपके पिगमेंटेशन है या कुछ भी है, यू कैन विजिट अ स्किन स्पेशलिस्ट एंड गेट इट ट्रीटेड. मैंने देखा है कि बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं, बिकॉज पहले होता था कि फार्मा ब्रांड्स हैं, दे आर अंडर फार्मा. अब बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हो गए, द नॉर्मल कमर्शियल जो कंपनीज हैं, दे आर प्रमोटिंग इट. And you must have seen the girls who are promoting, they are very young, 18, 19, 20 साल. तो उसमें सबकी स्किन बहुत अच्छी होती है, they have a flawless skin. और अगर वो उसके ऊपर कुछ ऐसा हाइलुरोनिक लगा ले और कहे कि हमारी कोरियन स्किन है, ये बहुत गलत प्रमोट करते हैं, गलत मैसेज, वेरी गलत मैसेज आ रहा है लड़कियों को, यंगस्टर्स. बिकॉज आपको पता है यंगस्टर्स आजकल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं फ्रॉम दिस. तो वो लोग वो ही लेते हैं, दे चूज पीपल हु हैव ऑलरेडी गुड स्किन. उसके ऊपर अगर आप ऐसा कुछ हाइलुरोनिक या लगा के एंड यू शो इट इन द कैमरा, इट विल ग्लो, लगेगा कि कोरियन स्किन है, बट एक्चुअली इट इज नॉट. सो इन दैट केस दे शुड चूज वाइजली, ताकि जो हमारे ऑडियंस हैं या यंगस्टर्स हैं, वो इसकी वजह से गलत प्रोडक्ट यूज करके स्किन को खराब ना करें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और डैमेज ना करें. एग्जैक्टली. और 10 लेयर स्टेप होता है कि हमारा 10 स्टेप रूटीन है, हम नहीं कर सकते वैसे, हमारी स्किन वैसे बनी नहीं है. सो बेटर टू स्टिक टू द रूटीन कि हमें अच्छा मॉइस्चराइजर चाहिए, हमें अच्छा सनस्क्रीन चाहिए. And if you have a aging skin, you can add few retinols and a multivitamins. That's all. इतना ही चाहिए होता है हमारी स्किन. कोई एडिशनल इस तरह के स्टंट से कोरियन स्किन बने ना बने, इंडियन भी ना बचे, इंडियन भी ना बचे, वो भी ना हो जाए. ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है. हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं, दे कम इन द रूटीन कि हम मॉर्निंग में ये लगाते हैं, हम फलानी कंपनी का ये लगा रहे हैं, हम कोरियन स्किन ये फॉलो कर रहे हैं, तो मैम हमारी स्किन बिल्कुल ड्राई हो गई है, इची हो गई है, बिकॉज इट इज नॉट मेंट फॉर देम. एंड उनको पता भी नहीं है कि क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना. पिगमेंटेशन करेक्शन ट्रीटमेंट. अगर आपके पास पिगमेंटेशन का कोई केस आता है, पेशेंट आ रहा है पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम लेकर के मैम, तो पिगमेंटेशन करेक्शन ट्रीटमेंट जो प्रोसीजर फॉलो होगा, उसके बारे में आपकी ओपिनियन? अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम, जो महिलाएं या फीमेल्स हमारे पास आती हैं, दे कम विद द मेलास्मा, जिसको हम छाइयां कहते हैं. सो आज उसके बारे में हम बात करेंगे कि मेजरली जो फेस पे फीमेल्स में, इवन मेल्स में मैंने बहुत कॉमनली आजकल देख रहे हैं, तो उसमें हम सबसे पहले पेशेंट को सजेस्ट करते हैं यूज ऑफ अ गुड सनस्क्रीन. दूसरा ये है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो बहुत देर से कोई ना कोई ओवर द काउंटर केमिस्ट से लेके, कहीं ना कहीं से लेके ट्रीटमेंट लेके आते हैं, कोई ना कोई स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन लगा के आते हैं. सो उसमें स्किन उनकी थोड़ी ज्यादा डैमेज होती है. उसमें पेशेंट को समझाना, काउंसिल करना इज द मेन पार्ट. See, this is the damage you have done, this is the treatment and this much time it will take. It will not be treated forever. आप कहें कि क्योर हो जाए, कि ये चली जाए, वो पेशेंट को समझाना जरूरी होता है. एंड कंसिस्टेंसी इज द की, कि आपने सनस्क्रीन, स्किन लाइटनिंग जो है ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, आप उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है. सो मैं अपने क्लिनिक में क्या करती हूँ, द काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन कम्स द यूज ऑफ अ गुड सनस्क्रीन. देन अलॉन्ग विद दैट हम पेशेंट्स को बहुत सारी स्किन लाइटनिंग क्रीम्स देते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल जैसे कि कोजिक एसिड है, आर्ब्यूटेन है, ट्रिनाजमिक एसिड है. मॉर्निंग समटाइम्स ट्वाइस डेली, समटाइम्स वंस एट नाइट, नॉर्मली हम रात को देते हैं लगाने के लिए. अलॉन्ग विद द टॉपिकल क्रीम्स हम पेशेंट्स को खाने के लिए मेडिसिन देते हैं. एक जो मॉलिक्यूल हैज शोन वेरी गुड रिजल्ट्स इज ट्रिनाजमिक एसिड. फॉर at least 3 months हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि have to take this treatment along with some vitamin C or maybe antioxidant supplements. And use of sunscreen, how frequent patient has to use it, that is very important. तो ये एक प्रोटोकॉल है जो हम पेशेंट को देते हैं. एंड आफ्टर लाइक फ्यू मंथ्स जब लगे कि पेशेंट का पिगमेंट थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है, मे बी आफ्टर 1 or 2 months, देन वी सजेस्ट फ्यू प्रोसीजर्स, जैसे कि केमिकल पील्स हैं, लेजर्स है, पिको लेजर है,
न्यूअर ट्रीटमेंट्स जैसे आए हैं, PDRN, एक्सोसोम्स, सो दे हैव शोन वेरी गुड रिजल्ट्स। तो वो हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि दिस यू कैन ऐड टू योर ट्रीटमेंट, देन patient can treat the treatment and they have shown good results. सवालों से ही जवाब और जवाबों से सवाल निकल रहे हैं मैम। Yeah. When I'm already sitting with an expert, Mhm. then why not to have a question about sunscreen? अभी आपने सनस्क्रीन का जिक्र भी हाँ, किया हाँ, कि उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। हाँ। प्लीज़ हमारे दर्शकों को आप थोड़ी जानकारी दें और गाइड करें कि सनस्क्रीन का जो इम्पोर्टेंस है, सनस्क्रीन का यूज़ कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह की सनस्क्रीन और कैसे यूज़ करनी है। सी, सनस्क्रीन का मेन रोल है टू प्रिवेंट योर स्किन फ्रॉम यूवी डैमेज। Okay. जो सनलाइट है दैट इज UVA, UVB जी, रेज वगैरह होते हैं उसमें। सो सबसे पहले जो ब्लॉक हमें लगाना है ताकि हमारी स्किन प्रोटेक्टेड रहे, दैट इज अ सनस्क्रीन। तो उसमें दो चीजें होती है, UVA एंड UVB। UVA मोस्टली इट गोज डीपर इनटू योर स्किन, एजिंग कॉज करता है। UVB जो करता है दैट कॉजेज द बर्निंग। हमारी स्किन, जैसे हम कहते हैं कि 15 मिनट धूप में गए तो स्किन बर्न हो गया या स्किन जी। रेड हो गई है, एंड it can also cause like very rare in skin, Indian skin, that is skin cancers. तो उसके हिसाब से हमें चूज करना है कि हमें सनस्क्रीन कौन सा चूज करना चाहिए। सो इट शुड हैव UVA, UVB प्रोटेक्शन, एंड it should, depending upon patient skin, अगर oily skin है तो we suggest them a gel combination. If it is a dry skin, then a lotion form में आता है। And how frequently they should use it. The next thing is every 2 to 3 hours. सबसे पहले होता है कि 15 से 20 मिनट पहले अगर आप you're stepping out, so 15 to 20 minutes prior to that आपको ये सनस्क्रीन लगाना होता है। जी। And if you're out in the sun for 2 to 3 hours, then every 2 to 3 hours आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। That is important. दूसरा एक होता है कि how much to apply. हम कहते हैं 2 finger units होते हैं, भी 2 fingers, that is for the full face. You can just apply it, and the full sunscreen you have to use it on the face. तो उसमें UVA, UVB प्रोटेक्शन दोनों होनी चाहिए। बिल्कुल। और तीसरा आजकल जो नया हम कह रहे हैं, दैट इज अ टिंटेड सनस्क्रीन, दैट इज आयरन ऑक्साइड, दैट इज लाइक अ फिजिकल सनस्क्रीन। जी। वो बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है टू ब्लॉक द डैमेज बाय UV रेज। जो बिकॉज UVA, UVB जो हम सनस्क्रीन यूज करते हैं उसमें जो विजिबल लाइट है या ब्लू लाइट है, उसके लिए जो आयरन ऑक्साइड है दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। बिकॉज नॉर्मली ज्यादा लोग जो हमारे पास आते हैं, कह रहे हम तो धूप में ज्यादा जाते ही नहीं है, तो कहाँ रहते हैं वो, दे स्टे इंडोर्स, ब्लू लाइट है, दे वर्किंग ऑन द कंप्यूटर्स, द विजिबल लाइट, सो उसमें से भी हमें प्रोटेक्शन चाहिए। सो इट शुड हैव UVA, UVB एंड फिल्टर्स फॉर द ब्लू लाइट ऑल्सो एंड द विजिबल लाइट। तो ये एक सनस्क्रीन की क्वालिटी होनी चाहिए। पिगमेंटेशन और हेयर फॉल के बारे में हमने काफ़ी जाना। अब अगर नॉट ओनली पिगमेंटेशन, किसी भी तरह की कोई स्किन प्रॉब्लम पेशेंट को हुई है, मेजरली स्किन के बारे में हमने पिगमेंटेशन डिस्कस की, किसी भी तरह की अगर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम पेशेंट को है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, तो उसकी त्वचा की देखभाल का जो रूटीन हो, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे मैम वाइल ट्रीटमेंट? व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स कह सकते हैं या फिर केयर मेजर्स कह सकते हैं जो एक पेशेंट को फॉलो करने चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं, अगर वो हमारे पास बहुत सारे आते हैं कि हमें नॉर्मल रूटीन स्किन में क्या फॉलो करना चाहिए, नॉर्मल स्किन में सनस्क्रीन, अ गुड मॉइस्चराइजर, पेशेंट शुड अवॉइड यूजिंग एनी लाइक फेस वॉश जिसमें AHA BHA है विदाउट एनी डॉक्टर्स या स्किन स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन। बिकॉज उनको पता नहीं AHA BHA का काम है टू एक्सफोलिएट योर स्किन। तो जो बहुत सारे यंग बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है, दे रीड इट AHA BHA एंड ऑल, वो यूज करके आते हैं, बट दैट कैन डिसरप्ट योर स्किन बैरियर। जो हमारे स्किन का बैरियर डिसरप्ट होता है ना, सो दैट लीड्स टू पिगमेंटेशन, वेरी कॉमन। सो यू नीड टू मेंटेन योर स्किन बैरियर, अवॉइड रेगुलर फेशियल्स, अवॉइड रेगुलर स्क्रबिंग, अवॉइड यूजिंग एनी ओवर द काउंटर स्टेरॉइड्स, वेरी वेरी कॉमन कि थोड़ा बहुत हुआ है लगा लेते हैं, वो लगाने से साफ हो जाता है, वो फिर दोबारा आ जाता है, फिर पेशेंट दोबारा लगाता है, उससे ज्यादा डैमेज हो जाता है। तो ये एक बहुत कॉमन धारणा है, हर किसी के घर में बेटनोवेट होती है। तो हर एक स्किन कंडीशन के लिए बेटनोवेट लगाई जाती है, पिगमेंटेशन के लिए तो बहुत ही कॉमन है। देन ऑफ कोर्स सजेस्ट देम कि आप यू कैन अगर आपको पिगमेंटेशन है, जैसे मलाज्मा है, हाइपर पिगमेंटेशन है, वो घर बैठे आई एम सॉरी ठीक नहीं हो सकती। सो फिर उसके लिए आपको यू हैव टू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, जहाँ पे आपको मेडिसिन, सनस्क्रीन, टॉपिकल क्रीम्स सजेस्ट की जाती हैं जिससे आपका स्किन आगे से मच बेटर हो जाए। सो ये रूटीन है जो हर एक को फॉलो करना चाहिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऑलवेज यूज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर।
सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि पेशेंट का स्किन एक मेंटेन अ गुड इंटेग्रिटी ऑफ द स्किन। हमने दो मेजर टॉपिक्स, हेयर फॉल और बालों से जुड़ी और समस्याएं और पिगमेंटेशन, आज की इस चर्चा में ये दोनों मेजर टॉपिक्स कवर किए। आपने अपना काफ़ी वक्त दिया और डिटेल में हमने इन विषयों के बारे में जानकारी अपने दर्शकों से साझा की। सबसे पहले तो आपका आभार मैम कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जो ये जानकारी आपने दी है यकीनन लाखों लोगों के काम आएगी, जिन तक ये पहुंचेगी। जी। होपफुली। और इस संवाद को आपकी और मेरी ये जो बातचीत हमारे दर्शकों के लिए होप आई रिकॉर्ड, इसके सूत्रधार के रूप में, इसके अरेंजर के रूप में जो एक भूमिका निभाई है कैनेक्सा लाइफ साइंसेज ने, आपके दो शब्द उनके बारे में प्लीज मैम। कनेक्सिया के साथ मैं बहुत सालों से कनेक्टेड हूँ। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, सो आई थिंक इट्स बीन लाइक मोर देन 6 years और सो। तो जब ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे, आई फाउंड देयर प्रोडक्ट टू बी लाइक एक्चुअली जो नीडेड था, दैट वाज लाइक एब्सेंट। इनके पास ऐसे मेडिसिन या कॉम्बिनेशंस थे विच वाज एक्चुअली आई वाज लुकिंग कि somebody should bring them, and I'm so thankful to them to bring all these product। और ये एसोसिएशन बहुत देर से चली आ रही है, and I'm really thankful for conducting this information based एक podcast for the viewers, ताकि उन तक ये information पहुंच सके and they can make use of it। and I'm really thankful for Connexia for organizing this podcast। I'm really thankful to them। Thank you very much for your precious time, ma'am. Yeah, thank you for coming, and I'm really, I hope it brings some change in the skin care routine। और melasma के लिए patients जो भी करते हैं, at least जी। they shift here from for not using it at least। अगर वो हमारे पास नहीं आते हैं, at least they should not go for a wrong treatment। That is very important। बिल्कुल। Yeah। तो ये थी आज की चर्चा हमारे एक्सपर्ट के साथ। उम्मीद है आपको आपके कई सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे एक्सपर्ट ने कही कि घरेलू उपचार घर पर मत कीजिए, शंका है, समस्या हुई है, तुरंत किसी एक्सपर्ट से मिलिए। आप किस देश के किसी भी हिस्से में आप ये पॉडकास्ट या वीडियो सेशन देख रहे हो, आपके नज़दीक जो भी एक्सपर्ट हैं आप उनसे सलाह लीजिए। गलत ट्रीटमेंट, घरेलू नुस्खे घर पर आजमाते हुए अपनी स्किन का, अपने बालों का और ज़्यादा नुकसान ना करें। आगे मैं अजीत इसी तरह की और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ। जल्दी मिलते हैं।